Hello students, welcome to Bioventer's classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter work, energy and power. अब वर्क एनर्जी एंड पावर के अंदर में वर्क वाला जो सेक्शन है वो हमारा पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अब यहां से आगे हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पर यहां पर आपसे बात करेंगे और अगला जो टॉपिक है वो है आपका एनर्जी। क्या है? एनर्जी। ओके। अब सबसे पहला जो सवाल उठता है हमारे मन में वो ये है कि भैया एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। तो एनर्जी की डेफिनेशन है एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू द वर्क। कैपेसिटी टू डू द वर्क मतलब हम लोग कितना काम कर सकते हैं, कितना कार्य कर सकते हैं, उसकी जो क्षमता होती है, कैपेसिटी जो होती है, उसे हम लोग एनर्जी कहते हैं। उसे हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं एनर्जी कहते हैं। अब यहां पर एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि जब कभी भी वेन एवर वर्क इज डन ऑन बॉडी। देखो ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। वेन एवर वर्क इज डन ऑन बॉडी इट गेन्स एनर्जी। इट गेन्स एनर्जी। वो क्या कर लेती है? एनर्जी को गेन कर लेती है। उसको क्या कर लेती है? एनर्जी को गेन कर लेती है। ये आपको एक सिंपल सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर की यदि मैं बात करता हूं तो भैया हम लोगों को यहां पर बात करनी है, यहां पर जो डिस्कशन करना है वो है रिगार्डिंग द मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी की जब मैं बात करता हूं तो ये भैया वो एनर्जी है जो आपके मोशन वगैरह से रिलेटेड है। मतलब ये जो हमारा पार्ट चल रहा है उसी से रिलेटेड यहां पर हम लोगों को बात करनी है। और इस मैकेनिकल एनर्जी के अंदर में भी यदि मैं बात करूं तो हम लोगों को मेनली दो चीजों के बारे में बात करनी है। वो है आपकी, एक तो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, एक हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी कौन सी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। ये दो चीजें हम लोगों को आज के इस लेक्चर में सीखनी है। मोस्टली काइनेटिक एनर्जी तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी पे थोड़ा थोड़ा सा बातें करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह और फिर एनर्जी कंजर्वेशन वो साइड में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। ठीक है। सो ये हमारे आज के लेक्चर का फ्लो हो सकता है, यदि आप चाहे तो ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। सो पहली हेडिंग काइनेटिक एनर्जी। ओके चलो भाई हेडिंग डालते हैं सबसे पहले और शुरू करते हैं। क्या शुरू करना है? मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? कौन सी एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं? सो लेट्स से आपके पास में कोई बॉडी है जिसका मास m है। जिसका मास क्या है? m है। और यदि इसकी वेलोसिटी को यदि मैं कह देता हूं कि भैया इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी क्या है? v है। तो इस समय इस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है वो लिखी जाती है हाफ mv² से। ये बेसिक फॉर्मूला हम लोग जूनियर क्लासेस से भी पढ़ते आए हुए हैं। सो ये आपकी बॉडी की क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई। ये फॉर्मूला है सिंपल सा। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv²। यदि हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो भैया हम लोग कह सकते हैं द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion। मतलब कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, यदि वो चल रहा है, मोशन में है, तो वो जो बॉडी के पास में मोशन के कारण जो बॉडी के पास में एनर्जी है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो मैं बोलूंगा द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is called as काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो सर ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक डेरिवेशन वगैरह की बात कर लेते हैं। जैसे मेनली क्या है, लेट से आपके पास में एक m मास का ऑब्जेक्ट है एट t = 0। ये है आपका रेस्ट पर, u = 0 पर है। मतलब ठीक है, इस पर मैंने क्या लगाया? एक फोर्स लगाया और इस फोर्स के कारण ये s दूरी ट्रैवल कर रहा है t समय में और इस समय इसकी जो स्पीड है वो है v। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला? एट t बराबर t
इसकी जो वेलोसिटी है वो है v, और इस समय इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है कितनी, s डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। मैं बोला ठीक है। अब यहां पर एक बात की हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं, वो ये है कि भैया यदि मैं यहां पर बात करता हूं, सो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा जाएगा, तो आप बोलोगे सर जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा। यदि मैं यहां पर देखता हूं तो एक सिंपल सी बात मेरे को समझ में आती है, वो क्या है कि भैया t इक्वल टू 0 पर आपका पार्टिकल कहां पर था, रेस्ट पर था, तो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचा है, इसने डिस्टेंस s यदि ट्रैवल करी है, इसने डिस्टेंस s यदि ट्रैवल करी है और v स्पीड तक ये पहुंच गया है, लेट से हमें मालूम है कि ये v स्पीड कितनी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भैया इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं कि भैया फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो है F बाई m। कितना है एक्सेलरेशन, कितना है F बाई m है। और यदि इसकी स्पीड की यदि मैं बात करता हूं तो भैया मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का यूज करता हूं, तो v स्क्वायर बराबर 2u स्क्वायर प्लस का 2as। यदि मैं यहां पर इस प्रकार से लिख देता हूं तो यहां पर देखिए s बराबर आएगा कितना v स्क्वायर बाई 2a। कितना आएगा, s की वैल्यू आएगी v स्क्वायर बाई 2a। बोलो सही बात है। अब देखो यहां से जरा देखो, तो therefore आई कैन से दैट ये जो फोर्स है इसको मैं लिख देता हूं कितना, m इंटू ए, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लिख देता हूं v स्क्वायर बाई 2a। a से a कैंसल हो जाएगा, तो वर्क डन जो आएगा वो आएगा हाफ m v स्क्वायर। सर जी ये तो वर्क डन निकाल दिया आपने, ये क्या निकाल दिया, वर्क डन निकाल दिया। अब देखो क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, बराबर है। इसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये बॉडी यहां से यहां पर मूव करी है, मतलब दिस फोर्स हैज डन सम वर्क ऑन दी बॉडी, दिस फोर्स हैज डन सम वर्क ऑन दी बॉडी। और जब कभी भी किसी बॉडी पर, मैंने क्या बोला, व्हेन द वर्क इज डन ऑन दी बॉडी, व्हेन द वर्क इज डन ऑन दी बॉडी द बॉडी गेन्स एनर्जी, बॉडी गेन्स एनर्जी। अब यहां पर यही बात आपको समझाई गई है कि भैया ये जो वर्क डन हुआ है बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ये वर्क डन के कारण बॉडी ने क्या कर ली है, एनर्जी गेन कर ली है। एंड दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड, हम लोग कह सकते हैं स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, या फिर अपीयर्स एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है। क्या ये बात समझ में आ रही है, आर यू श्योर इनफ। मैं बोला ठीक है सर जी, ये तो सिंपल सिंपल सी बात थी। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीजें हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं और उनको देखने की कोशिश करते हैं। वो क्या है भैया, हमें एक बात तो पता लग गई, क्या पता लग गई, कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसका फॉर्मूला आपको हाफ m v स्क्वायर मिलने वाला है, इसमें तो कोई शंका है नहीं। यहां पर देखिए m का मतलब है मास ऑफ बॉडी, क्या है, मास ऑफ बॉडी है, जो हम लोग जानते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव ही आने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, यस और नो। मैं बोला बिल्कुल सही बात है, ऑलवेज इट विल बी पॉजिटिव। यहां पर v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, सो इट इंप्लाइज v स्क्वायर, क्या v स्क्वायर जो है वो क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी की आप बात करो तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या जीरो भी हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी का यदि आपने स्क्वायर कर दिया है सो इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव ही रहने वाली है। सो यहां से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं, देयरफॉर आई कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। एनर्जी क्या होगी उसके बारे में नहीं मैं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर श्योर हूं कि भैया काइनेटिक एनर्जी की यदि बात चल रही है तो वो हमेशा क्या आने वाली है, पॉजिटिव ही आने वाली है। ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल हो गया। मैंने बोला ठीक है चलो, और भी कुछ बातें करी जा सकती है कि, मैं बोला यस करी जा सकती है। देखो मैंने यहां पर लिखा है कि भैया v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, v का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी है। एंड आई नो दैट सिंस वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन frame of reference, velocity depends on frame of reference, therefore I can say that kinetic energy also depends on frame of reference।
ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यू में कभी भी बन के आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए इनको नोट डाउन जरूर करते हुए चलें। हिंदी मीडियम ध्यान से, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा संदर्भ फ्रेम पर निर्भर करती है। चूंकि किसी भी काय का वेग संदर्भ फ्रेम पर निर्भर करता है, इसी कारण हम कह सकते हैं कि किसी भी काय की गतिज ऊर्जा भी संदर्भ फ्रेम पर या निर्देश फ्रेम पर निर्भर करती है। ओके चलो अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेते हैं। थोड़े बहुत तो न्यूमेरिकल करना चाहिए हम लोगों को, इतना तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। चलो अब देखो इसमें जो सवाल हैं वो सवाल कैसे बनाए जा सकते हैं, वही सेम सवाल, मतलब काइनेमेटिक्स से लेकर के कहां तक के, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से लेकर के वही सारे सवाल बनेंगे। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, काइनेट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का वेरा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो कैसे, मैंने बोला लेट से एक 1 kg का पार्टिकल है, इस पर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, इस पर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया एट t बराबर 0 पर, ये रेस्ट पर है, ये कहां पर है, रेस्ट पर है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, यहां पर आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। बोलो कैसे करोगे, तो भैया सिंपल सी बात है, आपको यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, तो v कहीं से पता लग जाए तो काम हो जाएगा। तो बोलो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल, तो आप बोलोगे v बराबर का u प्लस का at, तो v बराबर आएगा कितना, 0 प्लस का a कितना है, तो देखो 10 न्यूटन का मास फोर्स है और 1 kg का मास है, तो 10/1 इंटू 2, तो वेलोसिटी आ गई आपके पास में 20 मीटर पर सेकेंड। सो बस काम खत्म। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ इंटू 1 इंटू 20 का स्क्वायर, तो यहां पर आएगी कितनी काइनेटिक एनर्जी, 20 का स्क्वायर मतलब, और नीचे डिवाइड बाई 2, 200 जूल। खत्म। बोलो कर लोगे क्या सवाल को, कोई परेशानी थी, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा मोशन इन अ प्लेन में आ गए तो लो दूसरा क्वेश्चन मोशन इन अ प्लेन का कर लेते हैं। मतलब देखो मैं तो एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, बाकी ये है कि आपको कुल मिला के वेलोसिटी निकालते आनी चाहिए, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे लेट्स से ये ग्राउंड पे मैंने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल लिया, इसे मैंने 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यहां पर आपका पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg का मास है, 2 kg का क्या है, मास है, और सवाल ये है आपका, मैंने एट एन एंगल 37 डिग्री पे फेंक दिया है इसको, और सवाल पूछा जाता है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखो ये तो मैं सिंपल सवाल दे रहा हूं, मैं चाहूं जो सवाल दे सकता हूं आपको, क्यों, क्योंकि देखो मेरा काम आपको सिंपल समझ में आ गया होगा कि मैं क्या चाहता हूं आपसे। जितने भी आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल किए वो सारे सवालों को यहां पर कंबाइन किया जा सकता है। तो क्या पूछा है, हाईएस्ट पॉइंट पर, तो एक सिंपल सी बात देखो, हाईएस्ट पॉइंट पर यदि मैं बात करता हूं तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और ऐसे जाके गिरेगा, और जब आप हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे होगे तो हाईएस्ट पॉइंट ये रहेगा जहां पर वेलोसिटी बराबर रहेगी u cos थीटा। अब जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन याद नहीं है वो सवाल कैसे करेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। u cos थीटा, अब u cos थीटा कहां से निकाला जाएगा सर जी, u cos थीटा तो आपने निकालना सिखाया ही नहीं है हम लोगों को, है ना, ऐसे बोल रहे होंगे ना कई लोग तो मन ही मन में, तो भैया u cos थीटा आएगा 20 cos 37, मतलब 20 इंटू 4/5, मतलब आ गया 16 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना होता है, u sin थीटा होता है 20 इंटू साइन 37, साइन 37 मतलब कितना आएगा 3/5, तो यहां से आपके पास में आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो अब एक बात बताओ, यहां पर आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है, वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है। भैया देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो मेरे पास में ये चीज आ गई, तो यहां से आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू मास मेरे पास में है कितने का, 2 kg का, और वेलोसिटी है 16 का स्क्वायर। तो भैया देखो इसको 16 का स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए, यदि आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये आंसर आ गया।
16 स्क्वायर 256, सही लिख रहा हूं ना मैं? मुझे भी याद नहीं आ रहा है अभी तो। 16 16 करके देख लेते हैं। यस 256 ही है। नाउ अब इसके अंदर में मैं एक और चीज पूछता हूं, देखो कैसे। मान लीजिए तो मैं यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u sin थीटा अपॉन जी। यस और नो? मैंने बोला सही बात है। 2 × 12 डिवाइडेड बाई 10, तो यहां से आ रहा है कितना आ रहा है भैया? 12 24 2.4 सेकेंड आ रहा है। अब यहां पर एग्जामिनर क्या कर सकता है? आपको घुमाने के लिए एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर पूछ सकता है। यदि मैं यहां पर आपसे पूछूं, देखो अब 2.4 सेकेंड आ रहा है, इसका मतलब जो टी हाफ है, टी हाफ बोलो या फिर टी एस एन टाइम बोलो, टी एस एन टाइम कितना आएगा? 1.2 सेकेंड। अब एग्जामिनर आपकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए इसी सवाल को क्या करेगा? सेम सवाल को देखो, यहां पर सवाल में देखो कोई परेशानी नहीं है, काइनेमेटिक्स का और इसका रिवीजन ही चल रहा है। एक तरह से देखा जाए तो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन का रिवीजन है। क्या आपको प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं आता है? यस, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन आता है। मैंने यहां पे क्या बोला? हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने डायरेक्ट दे दिया। अब एग्जामिनर आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा। वो कैसे करेगा? वो बोलेगा देखो उसने पहले क्या करेगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट को निकाल लेगा, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के 2.4 सेकंड आया, तो एग्जामिनर इस सवाल को ऐसे नहीं पूछेगा जैसे मैंने पूछा फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। नहीं, वो क्या बोलेगा? लो भाई, वो सवाल को ऐसे बनाएगा। देखो कैसे सवाल बनाएगा। वो बोलेगा क्वेश्चन फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट टी इज इक्वल्स टू 1.2 सेकेंड। मतलब कुल मिला के बात यह है कि सवाल वही है, पर पूछने का नजरिया बदल दिया है। मतलब कैसा हो गया? रिश्ता वही, सोच नहीं। बात समझ में आ रही है? अरे आर यू श्योर और नॉट? सर काहे का श्योर? आपने तो इतना बोल दिया, इसमें इतने फास्ट चल रहे हो आज, क्या हो गया है? कहीं जाना है क्या आपको? भैया जाना वाना कहीं नहीं है, कहीं नहीं जाना है मुझे, मैं यहीं पे हूं, टेंशन मत लीजिए। ओके, सवाल समझ में आया? अब यहां पे कुछ और पूछे तो, अब ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसा डेटा ले, ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसा डेटा ले कि जहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट प्रॉपर आ जाए। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाए? प्रॉपर आ जाए, और वो उसको मतलब पूछ सकता है। इसी सवाल को पूछने का एक और तरीका शायद वो एग्जामिनर चाहे तो ऐसा बोल सकता है। क्वेश्चन देखो क्या बोलेगा, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट इंस्टेंट वेयर अब देखो उसने क्या कर दिया। अब देखो सवाल को कैसे घुमा रहा है, जरा ध्यान से सुनना। सवाल को देखो कैसे घुमा रहा है। अब आपको मालूम है ये 16 मीटर पर सेकंड है ना इसकी वेलोसिटी, फिर तो बचा ही नहीं कुछ। नहीं रे, ये 12 है, ये 12 से कम होती जाएगी और लास्ट में 12 ही आएगी। कुछ भी कर लो, 45 डिग्री पे दोनों रेंज सेम आएंगे। ओके, नहीं बन रहा है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। एट द इंस्टेंट वेयर इट, लो ऐसे बना दिया, इट टचेज द ग्राउंड। अब ये सेम सवाल नहीं है, ये अलग सवाल है, ठीक है। नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर सेम सवाल की बात कर रहे थे, ये अलग सवाल है। टचेज द ग्राउंड का मतलब क्या है? ये वापस से जाके जमीन से टकराता है। भैया वापस से जाके जब जमीन से टकराएगा तो इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इस समय इसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। सर आपको कैसे मालूम? आपने तो कैलकुलेट भी नहीं किया। अरे भैया मैंने सिखाया था इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम रहती है। सर कब सिखाया था? सर कब सिखाया था? आप झूठ बोल रहे हो, आपने सिखाया ही नहीं है ये वाली चीज। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो ये बराबर है, ये ऐसे जाने वाला था, ये इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये चीज तो सिखाई हुई है ना, क्या कि भैया जिस स्पीड से पार्टिकल को फेंका जाता है यू स्पीड से, तो जब वापस आके गिरता है तो इस समय इसकी जो वेलोसिटी होती है वो -u होती है, बराबर है। अरे ये तो सिखाया हुआ है, यस और नो। अब यहां पर क्या है? ये u sin थीटा है, यदि ये मेरा u है तो ये u है, तो मतलब ये है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? v बराबर आएगा माइनस का u sin थीटा टाइम्स, बराबर है। अरे यस और नो। और दूसरी बात यहां पर ध्यान देंगे कि भैया ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो u cos थीटा है, बशर्ते थीटा मेरा हॉरिजॉन्टल से। कई बार तो एग्जामिनर क्या कर देते हैं? वर्टिकल से एंगल दे देते हैं और उसमें बच्चा कंफ्यूज घूमते रहता है। अरे क्लियर है? बोलो अब क्या हो जाएगा? जब इस जगह पहुंचोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम एज इट इज u cos थीटा, इस जगह आएगा
माइनस का u साइन थीटा हो जाएगा। सो ये आएगा, कितना आएगा, तो v बराबर u ही आएगा। सॉल्व करके देख लेना, ये सिखाया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में। अरे क्लियर है। अब उसको और डिफिकल्ट सवाल बनाना है, और डिफिकल्ट सवाल बनाना है तो वो कहां से बनवाएगा सवाल आपसे, इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी का सवाल ले लेगा, बोल देगा कि भैया यहां से इतनी दूरी पर एक वॉल है, कितनी दूरी पर, कुछ तो भी जैसे 4 मीटर की दूरी पर एक वॉल है, और वो यहां से इतनी दूर जाके वो गिरने वाला है। कॉन्सेप्ट है बस। अब वो बोलेगा जिस समय उसने वॉल को जस्ट क्रॉस किया है उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। अब बोलो, ये सवाल मैंने आपको करवाया हुआ सवाल है, 4 और 14 मीटर वाला सवाल का डेटा आपको ध्यान होगा तो मैंने सवाल बोला है इसमें कि सवाल कुछ ऐसा बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो 4 मीटर दूर, 4 मीटर ऊंची, जहां तक मुझे याद है, एक वॉल को जस्ट क्रॉस करके निकलता है, तो आपको बताना है उसकी और 4 मीटर दूर, 4 मीटर ऊंची वॉल को जस्ट क्रॉस करके निकलता है और पीछे जाके 14 मीटर दूरी पे जाके गिरता है। अब डेटा मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट डेटा क्या था, लेकिन कुछ ऐसा सवाल मैंने करवाया था, उसमें आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई थी, बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया था, कुछ तो भी ऐसी चीजें थी वहां पर। तो इस सवाल में वही चीजें हैं और कुछ भी नहीं है। वहां से आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, एंगल मिल जाएगा, और यहां पर आप कितनी देर में पहुंचोगे वो पता लग जाएगा, यहां की वेलोसिटी निकाली जा सकती है। मतलब सवाल वही है, काइनेमेटिक्स ये पूरा। अच्छा, अगला चैप्टर कौन सा आता है, लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन के तो सवाल हम लोग कर ही चुके हैं। अरे भाई, लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड सवाल तो हम लोगों ने वर्क डन में कर रखे हैं, तो वहां से वेलोसिटी यदि आप निकाल पा रहे हो तो वेलोसिटी निकाल सकते हो, तो आप आराम से सवाल को कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो, मैं बोला ठीक है चलो, आप फिर भी आपकी तसल्ली के लिए एक सवाल तो बनता है बॉस। लो भाई, अच्छा ये मैंने गाड़ी बना दी सर, ये कैसी गाड़ी है, हमारी गाड़ी तो ऐसी है भैया, क्या करें अभी, ठीक है। मैंने बोला लेट से ये जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट वेलोसिटी है, और ये मतलब यहां पर एक 5 केजी का ब्लॉक है, ये 10 न्यूटन से जा रहा, 10 न्यूटन का इस पे फोर्स लगा रहा है, और t इज 0 पर ब्लॉक इज एट रेस्ट, गाड़ी एट रेस्ट, सब कुछ रेस्ट पर है। और जैसे ही मैं टाइम छोड़ूंगा तो ये 5 मीटर पर सेकंड से गाड़ी आगे चलने लग जाएगी, गाड़ी आगे चलने लग जाएगी। अब सवाल ये उठ रहा है यहां पर कि एक बंदा यहां पर खड़ा है और एक बंदा यहां, सॉरी एक बंदा यहां पर खड़ा है, मतलब ये चिंकी खड़ी है, ये मिंकी खड़ी है। आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चिंकी, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मिंकी कितने समय में। तो मैंने बोला लेट से 5 सेकंड में, 5 सेकंड पर आपको बतानी है कि भैया चिंकी के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी और मिंकी के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये आपको यहां पर बतानी है। बोलो कर सकते हो क्या। बस मैं ये सवाल आपको समझाया हूं, किसके लिए समझाया हूं कि भैया आपको पता लग जाए कि भैया विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस चीजें निर्भर करती हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब देखो यदि ए की बात करें तो ए के लिए इस वेलोसिटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि ए बोल रहा हूं चिंकी के लिए, तो भैया ये गाड़ी हमेशा रेस्ट पर ही है। चिंकी के लिए यदि मैं बात करता हूं तो गाड़ी तो हमेशा रेस्ट पर ही है। अब ये सवाल यदि चिंकी के लिए मैं सॉल्व करता हूं तो भैया चिंकी जी कहेंगी हमारी कि मेरे लिए ब्लॉक तो रेस्ट पर, गाड़ी तो रेस्ट पर, मेरे लिए तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है, तो मेरे लिए सिर्फ क्या है, ये है। तो देखो 10 न्यूटन का फोर्स 5 केजी के ब्लॉक पे लगाया तो एक्सेलरेशन आ गया 10/5, मतलब आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और v बराबर आएगा 0 प्लस का 2 इंटू 5 सेकंड में पूछा गया, तो वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। सो भैया काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चिंकी कितनी आएगी, तो ये आएगी 1/2 इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 100 का आधा कर लो, 2 से काटोगे तो 50 बचे 100, 250, सही कर रहा हूं क्या, देख लो 500 का आधा 250, तो 250 जूल आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू इसके लिए, किसके लिए, चिंकी के लिए। लेकिन मिंकी बेचारी ग्राउंड पे खड़ी होके देख रही है। मिंकी बेचारी कहां से खड़ी होके देख रही है, ग्राउंड से खड़ी होके देख रही है। मिंकी के लिए यदि आप बात करोगे तो तब तक आपका ब्लॉक यहां पर पहुंच चुका होगा, ये गाड़ी भी आगे चल चुकी होगी, और ये गाड़ी की 5 मीटर प्रति सेकंड की कांस्टेंट रफ्तार, यदि मैं चाहूं तो इसमें भी डेटा बदलवा सकता हूं। रिलेटिव वेलोसिटी सीखी हुई है ना, बस वही है और कुछ नहीं है। और इस समय इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, बराबर है। अब ये गाड़ी अनंत लंबी है, गाड़ी अनंत लंबी होती है इन सवालों में, नहीं तो पता लगा कि
कि एक 2 मीटर लंबी गाड़ी है, तो ये पता लगा थोड़ी देर बाद तो ये गाड़ी पे से ब्लॉक ही नीचे गिर गया और गाड़ी ब्लॉक के ऊपर चढ़ गई। अरे बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? सो विद रिस्पेक्ट टू मिंकी के लिए मैं बात करता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मिंकी क्या लिखी जाएगी? हाफ इनटू एम तो चेंज होगा नहीं, लेकिन इस समय वेलोसिटी आएगी 10 प्लस का 5। क्यों? गाड़ी खुद 5 से चल रही है और इसका कितना आया था? सॉरी बेटा, यहां पे 10 आएगा, है ना, 10 आएगा। ये 5 से चल रही है, उसके ऊपर ये 10 से चल रही है, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो आप सॉल्व कर देना, हाफ इंटू 5 इंटू कितना आएगा? 15 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लगाया, कोई बात नहीं। 15 15 225, 225 और 5 225, 5 करोगे 2 पंजे 5, 1025, 125, 1125, 1125 डिवाइडेड बाई 2 करना है, 550 और 12.5, 550 12.5 मतलब 562.5। अरे बात समझ में आई? कई लोग बोलेंगे सर किया कैसे ये? 1000 का आधा 500, 100 का आधा 50 और 25 का आधा 12.5, 500, 50 और 12.5 सबको जोड़ दिया, ये आ गया। क्लियर है आप लोग? अरे क्लियर है कि नहीं है? बोलो, सवाल कर सकते हो इसमें। और इसमें यदि और मैं आपको आपका मतलब दिमाग के तार और खुलवाना चाहूं तो और क्या कर सकता हूं मैं? बोलो लो और सवाल। देखो मतलब ये सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहे जैसे सॉल्व करूं नहीं करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, उसी से तो फर्क पड़ता है। यदि आपने सॉल्व नहीं किया तो तुम्हें, आपको क्या लगता है हमसे सॉल्व होने वाला है? हम तो बिल्कुल नहीं करने वाले, हम तो सवाल को लिखेंगे भी नहीं, हम तो उसको काट देंगे बाद में कि ये करना ही नहीं है हमको करके। ऐसे बोल सकता हूं, देखो ये यहाँ पे ब्लॉक रख दिया, ठीक है, ये ब्लॉक रख दिया, 5 kg का ब्लॉक था, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, t बराबर 0 पर, u बराबर 0 है। लेट से ये भी t बराबर 0 पर, u बराबर 0 है, और इस पर अब इसका भी मास देना पड़ेगा मेरे को, इसका भी क्या देना पड़ेगा? मास देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यदि मैं मास नहीं देता हूं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? मैं डायरेक्ट एक्सेलरेशन दे सकता हूं। लेट्स से इसका एक्सेलरेशन मैंने दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और इस पे तो मैंने एक्सेलरेशन को इनडायरेक्टली दे दिया। अब मैंने बताया है कि भैया एक यहाँ पे खड़ी है, वही चिंकी खड़ी है, यहाँ पे आपकी मिंकी खड़ी है ग्राउंड पे बेचारी, चिंकी हमेशा ऊपर है, मिंकी बाद नीचे खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी इन एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड आपको बतानी है विद रिस्पेक्ट टू चिंकी, विद रिस्पेक्ट टू मिंकी। क्या करना है बोलो? अरे करना कुछ नहीं है भैया, 5 सेकंड पे इसके लिए वेलोसिटी निकालो, तो इसके लिए वेलोसिटी आएगी 0 प्लस का 1 इंटू का 5 मतलब वेलोसिटी आ गई। अच्छा ये तो फिर से सेम ही आ गई क्या? मतलब सेम सवाल हो गया, सेम आंसर आएगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इसके लिए आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, कितनी आई थी इसकी वेलोसिटी? जब ये यहां पर पहुंचा था तो इसकी वेलोसिटी आ गई थी 10 मीटर पर सेकंड। लो अब सेम आंसर आने वाला है, कोई सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। सर ये वाला थोड़ा सा सवाल फास्ट हो गया, मैं क्या बोल रहा हूं इसको बात को समझिए। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। अच्छा कई लोग इसमें एक्स्ट्रा बुद्धि लगाएंगे, कई लोग इसमें एक्स्ट्रा बुद्धि लगाएंगे, पता है क्या? सर दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव निकालूंगा तो सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। अरे भैया सब्ट्रैक्शन की तो तब बात होगी ना, यहां पर आप मिंकी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, ये गाड़ी चल रही है उसके ऊपर ये ब्लॉक और चल रहा है, तो उसके लिए ये मिंकी के लिए देखोगे तो ये ब्लॉक और आगे जा रहा है। यदि मिंकी को चिंकी की जगह पे खड़े होकर देखोगे तो चिंकी को कितना दिखाई दे रहा है? 10 मीटर पर सेकंड दिखाई दे रहा है, उसमें कोई शंका नहीं है। ये कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, एकदम से हड़बड़ाओ मत, घबराओ मत। ऐसा लग रहा होगा कई लोगों के सर के ऊपर से जा रहा है, हाथ ऊपर बढ़ाओ और पकड़ने की कोशिश करो। वैसे भी ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं, तो सर करवा का रहे हो टाइम पास? अबे टाइम पास नहीं, इससे क्या ना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती है। भले ये सवाल नहीं पूछते हैं एग्जाम में, लेकिन उससे क्या ना कि कहीं एक आध बार कुछ भूला भटका सा, जैसे एग्जामिनर के मन में होता है, नीट के पेपर में 5-7 क्वेश्चन डिफिकल्ट डालनी है उसको, उसकी मर्जी होती है। मतलब वो चाहते हैं कि 5-10 सवाल डिफिकल्ट करो, जिससे थोड़ा सा रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो जाए। नहीं तो पता लगा सभी 720 में से 720 नंबर लेके आ गए तो फिर होगा क्या? क्या बात कर रहे हो सर जी? 720 में से 720 नंबर तो वो लाते हैं ना जो पढ़ते हैं। आपको भी मालूम है 15 लाख में से 15 लाख स्टूडेंट नीट का पेपर का फॉर्म भरते हैं, उसमें से 10 लाख तो पढ़ते ही नहीं है, वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म भरते हैं। मैं बोला ये वाली बात भी आपकी सही है वैसे देखा जाए तो फिर काहे टेंशन लेने का? भैया टेंशन लेना है फिर भी तो क्लोज रैंकिंग बनती है ना, उस क्लोज रैंकिंग को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो इसलिए जरूरी है कि ये भी चीजें करी जाएं। अब मैं बोलूं, क्या बोलूं अब इसमें? बोलो काइनेटिक एनर्जी समझ में आई कि नहीं आई? अब ऐसे सवाल आपको ना तो प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे ना उसके लिए मिलेंगे। मतलब बुक्स में यदि आप नीट की कोई बुक लेके बैठे तो उसमें शायद कोई ऐसा सवाल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूछे नहीं जाते हैं। तो फिर करवाते क्यों हैं? बस कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाने के लिए, पुराने कॉन्सेप्ट आते हैं कि सब सुपड़ा साफ है। सर आपने कभी कैम्फर देखा है? मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल देखा है। सर आपको कैम्फर का केमिकल फॉर्मूला मालूम है? भैया मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड का नहीं, तो मुझे तो वैसे भी याद नहीं है। सर आपको क्या लगता है हमें मालूम है?
मुझे मालूम है कि आपको भी नहीं मालूम है। अरे वाह सर, आप तो मन की बात पढ़ रहे हो आजकल, आपके साथ रह रहे के थोड़ा थोड़ा सा सीखने लग गया। देखो मेन बात ये तो सर कैंपर का पॉइंट जो चल रहा था वो हमने आपसे पता है क्यों पूछा, बोला बताओ क्यों पूछा। कैंपर का क्या, कैंपर है जो कपूर जो होता है उसको थोड़ी सी आग वाग लग जाती है, वो जल जला के खत्म हो जाता है, पता ही नहीं लगता है वहां पे कभी कैंपर हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था। तो ऐसे ही हो गया है कि हमने इतना पढ़ लिया है अभी कि कुछ दिन के बाद में पता ही नहीं लगता कि पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था। ओ माय गॉड, ये तो बुरी बात है ना बच्चों, ऐसे नहीं करना चाहिए। सर कौन सी लैंग्वेज में जा रहे हो? हिंदी पढ़ा रहा हूं, हिंदी में फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, साथ में इंग्लिश भी है जिसे इंग्लिश बोलते हैं। अगला टॉपिक पे आ जाओ जिसे बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी मीडियम स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। क्या बात है, कई लोग बोलेंगे सर अचानक से आपको याद आ गई, हमारी बीच में तो भूलभाल गए थे आप हमें। बेटा भूला नहीं हूं, कहे ना ये टर्मिनोलॉजी जितनी याद आ जाती है उतनी मैं बता देता हूं, जितनी याद नहीं आती तो मैं आपको बता दूं। ये कॉन्सेप्ट से देखना एक बार तो आपको पता लग जाएगा। क्लियर है? ओके। अब ये पोटेंशियल एनर्जीज क्या होती है सर? व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है? अब देखो हिंदी वाले तो बोलेंगे सर स्थितिज ऊर्जा, ऐसा लग रहा है उसकी स्थिति के बारे में कुछ तो भी बात कर रहे हैं, मतलब पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, शायद से ऐसा है क्या सर कुछ? तो मैं बोलूंगा कि हां कुछ कुछ ऐसा ही यहां पर बातें चलने वाली हैं। तो सर जी पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द एनर्जी possessed, ये क्या हो गया, हाँ, possessed by a body, possessed by a body by virtue of its position और लिखा है, एंड नहीं लिखा है, इस बात को ध्यान रखना। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है शेप और साइज एटसेट्रा का बहुत फायदा होता है, इसके आगे याद नहीं आता है तो वही लिख दे दो। पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन। सर का है कि सिंपल, ये तो डिफिकल्ट लग रही है। एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं, इसको एक अदर वर्ड्स में भी कह सकता हूं, मैं ऐसे कह सकता हूं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सिस्टम, जब कोई सिस्टम बनाया जाता है तो उसको जो एनर्जी मिल जाती है उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि whenever work is done to form a system, then this work done becomes potential energy of system। एक बात मैं आपको एक अच्छी वाली बता देता हूं, देखो पोटेंशियल एनर्जी मोस्टली जब हम लोग बात करते हैं तो सिस्टम के सेंस में करते हैं। किसके सेंस में बात करते हैं? सिस्टम के सेंस में यहां पर बात करते हैं। ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की 2-3 डेफिनेशन लिख दी, जो सी आपको अच्छी लग रही हो वो आप लिख सकते हो। बस ये अलग अलग तरीके हैं समझाने के, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके। अच्छा अब एक बात बताओ, अब आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, पोटेंशियल एनर्जी वाली जो टर्मिनोलॉजी है, दैट इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेटिव फोर्स। ये आपको याद है, पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव। सीएफ का मतलब इस अभी कंजर्वेटिव चल रहा है, पूरा लिखना तुम लोग, क्योंकि आगे चल के जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा तो मैं शायद सीएफ लिख दूं, पर सेंट्रीपिटल को क्या लिखोगे फिर सर जी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट होगी मैं तो वैसे लिखता चलूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। फिर सर ये तो गलत बात है, आपको लिखना चाहिए, कंजूसी मत किया करो आप लोग। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इधर आ जाओ। पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द
कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स से यदि पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि भैया यहां से लेकर के जैसे यहां तक आप पहुंचे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहां से यहां पर पहुंचे, यहां से यहां पर पहुंचे, ऐसे 3 रास्ते ले लिए, 1 2 3। सो भैया वर्क डन इन पाथ 1 विल बी इक्वल्स टू वर्क, ये क्या बन गया, त्रिशूल, वर्क डन बाई सेकेंड पाथ और वर्क डन बाई थर्ड पाथ। मैंने बोला कि यहां पर एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पार्टिकल को लेके जा रहा है 3 अलग अलग रास्ते से। तो इन तीनों केसेस में जो वर्क डन है वो क्या है? सेम है। ठीक है, वर्क डन क्या है? सेम है। तो ये बात तो सर हम लोग पहले से ही जानते हैं, आपने क्या बता दिया। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया ये चीज यहां पर एक काम में आने वाली चीज है। बेसिकली क्या होता है कि जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब हम लोगों को यदि अभी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिकल कुछ एक्सप्रेशन चाहिए तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो हम लोग करते हैं कि भैया एक बात ध्यान रखिए, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, बहुत ही काम का फॉर्मूला चल रहा है, इक्वल्स टू माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या बोला मैंने? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यदि ऐसा है तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव बराबर माइनस टाइम्स डेल्टा। अब देखो डेल्टा पी लिख दीजिए या फिर कई जगह डेल्टा यू भी लिख देते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, जैसा आपको सिंबॉलिकल यूज करना है वैसा कर सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। ओके, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ठीक है, ओके, सो इट इंप्लाइज आई कैन सी दैट वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद होना चाहिए। वेरी 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 वेरी, कितने चाहिए? जितने स्टार लगा लो। बहुत अच्छा काम की चीज यहां पर निकल के आ रही है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये रिलेशन है जिसपे सवाल बनेंगे, लेकिन फिर भी सवाल अटका हुआ है हमारा। वो क्या सर? ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पता कैसे लगेगा? काइनेटिक एनर्जी में तो आपने दे के फॉर्मूला दे दिया, ये लो, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी में क्या करेंगे? तो भैया देखो एक बात ध्यान से सुनिए, यहां पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में देखो क्या हो रहा है, द एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर में शेप साइज वगैरह सारी चीजें इंक्लूड हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए कोई फिक्स फॉर्मूला मैं बता नहीं सकता। तो फिक्स फॉर्मूला नहीं है तो फिर सर बता क्यों रहे हो? तो भैया उसका रीजन ये है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो अलग अलग टाइप की होगी, जिसमें से हम लोग सबसे पहली वाली बात करेंगे। और सबसे पहली जो पोटेंशियल एनर्जी हमें पढ़नी है वो है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कौन सी है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ओके, हाउ इट इज डिफाइंड, इसको कैसे डिफाइन किया गया? पोटेंशियल एनर्जी को तो मैंने डिफाइन कर दिया पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, और लिखा था एंड नहीं लिखा था। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं। सर क्या लगता है आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा? यस आई नो दैट कि वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी भूले पड़ के पूछ लिया तो क्या करोगे? फिर मेरे ऊपर बंदूक तान दोगे? सर आपने तो बोला था कि नहीं पूछेगा। देखो जिस क्वेश्चन के बारे में मैं बोल रहा हूं ना कि नहीं पूछेगा, तो मतलब वो नहीं पूछेगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जिसके बारे में मैं बोल ही नहीं रहा कि भैया पूछेगा नहीं पूछेगा, मतलब वो पूछ सकता है, वो मेरे हाथ में नहीं है। नहीं तो कल आप आ जाओगे कि सर ने बोला था कि ये तो नहीं आएगा इसलिए मैंने छोड़ दिया था। अरे भैया जिसको मैंने करने को बोला था वो कर लिया था क्या? फंस गए ना? ओके, चलो तो हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। एटलीस्ट एक पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म करें। तो भैया इसका मतलब यह है कि द एनर्जी possessed by a body by virtue of its पोजीशन। देखो इस बात को ध्यान रखना, मैंने यहां पे सिर्फ पोजीशन वर्ड लिख रहा हूं, इसके आगे और कुछ भी नहीं लिख रहा हूं। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, और ये पोजीशन कहां पर देखी जाती है? तो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द
सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस के ऊपर, धरती की सरफेस के ऊपर। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब हम लोग इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, आगे चल के ग्रेविटेशन चैप्टर सीखेंगे तब अलग चीजें होंगी। यहां पर अबाउट द पोजीशन, यहां पर जो ये हाइट आ रही है, हाइट इज लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। ये जो हाइट है, वो जो हाइट है, मतलब कौन सी हाइट की बात चल रही है सर जी? ये वो हाइट की मैं बात कर रहा हूं जहां पर आप बोले ना पोजीशन ऑफ अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। अब पोजीशन अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ आ गई, मतलब कुछ तो भी हाइट आ गई। ये जो हाइट है वो धरती की जो त्रिज्या है, अर्थ की जो रेडियस है, उससे छोटी होनी चाहिए। सो अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसे क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। क्या ये आसान लगा आप लोगों को? सर डेफिनेशन तो सुनने में आसान लग रही है, कुछ फॉर्मूला बता दीजिए जिससे हम लोगों को ऐसा लगेगा कि भैया कुछ तो भी हम लोग काम करेंगे। तो देखो डेफिनेशन यहां लिखने के पश्चात मुझे लगता है कि अगला पेज ही लेना ज्यादा उचित रहेगा। अगला ले लेता हूं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, लेट से ये आपका ग्राउंड है, इस पर एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, और यहां पर h हाइट पर हम लोग इसे लेकर जाना चाहते हैं। तो इस समय आप जानते हैं कि भैया यहां पर एक mg फोर्स लग रहा है। यदि मैं इसको यहां से ऊपर लेकर जाना चाहता हूं तो मेरे को एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और मैं इस ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है वेरी स्लोली लेकर जा रहा हूं, वेरी स्लोली लेकर जा रहा हूं। सर ये स्लोली क्यों डाला? यदि ये स्लोली नहीं है, यदि ये चलने लग गया तो फिर यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है। तो मैं सिर्फ यदि पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं तो मैं इसको इतने धीरे धीरे सरका रहा हूं, इतने धीरे धीरे सरका रहा हूं कि मैं मान सकता हूं कि लगभग वेलोसिटी क्या है, 0, मतलब चींटी की रफ्तार से। अब चींटी कैसे चलती है? सर चींटी भी बहुत फास्ट चलती है, आपने देखा गया है। अरे चींटी का पेट भरा हुआ है, एकदम फुल, एकदम टाइट खा के बैठी है। अब तो धीरे चलेगी। जब भूख लग रही होती है तब फर 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 फर। बात समझ में आ रही है? सर आपको ऐसे लगता है आप गलत बोल रहे हो। फर 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 तो कबूतर उड़ता है ना। कोई बात नहीं, हमारी चींटी भी उड़ लेगी, मना थोड़ी कर रहे हैं। लगा दो पंख, वो भी उड़ जाएगी। अब पंख ही नहीं दोगे बेचारी को और तुम बोलोगे उससे उड़ो, तो कैसे उड़ेगी वो? ये तो नाइंसाफी है। सर टॉपिक पे आ जाओ, आप बाहर की बातें ज्यादा करने लग गए आजकल। ओके चलो ठीक है, तुम्हारी बात को मान लेते हैं, आगे आ जाओ। सर आगे की बात कर रहे हो, पीछे जा रहे हो आप। ओके रुक जाओ, तसल्ली रखो। देखो मैंने यहां पे बात लिखी हुई है, वर्क इज डन टू फॉर्म अ सिस्टम, देन दिस वर्क डन बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो भैया यहां पर यदि मैं ध्यान से देखता हूं, किधर गया, हाँ ये रहा, तो इसके अंदर में हो क्या रहा है, तो भैया यहां पर हमारे पास में वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, बराबर है। अब ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, तो मैं इसको h हाइट लेके जा रहा हूं, तो भैया F एक्सटर्नल कितना होगा, तो भैया देखो स्लोली लेके जा रहा हूं, इसके कारण F एक्सटर्नल जो होगा वो माइनस टाइम्स F ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, मतलब F एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू माइनस टाइम माइनस mg। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि mg है। ये इतने रामायण करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा बोला mg है, इतना विस्तार करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा बोलो mg है। एक्चुअली क्या है ना, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, पर क्या है ना पता नहीं चलता है, फ्लो में निकल जाते हैं। सर कौन से वर्ड की बात कर रहे हो, अब भूल जाओ यदि कुछ नहीं सुनाता तो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो आप लिखोगे F एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, मतलब बिल्कुल सही है। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आएगा, F एक्सटर्नल mg के बराबर आएगा, d यहां पर h आएगा, और कॉस थीटा, देखो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, दोनों ऊपर है, मतलब कॉस थीटा कितना आएगा, 1 आएगा। सो भैया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यहां पर mgh बन के आ रहा है। अब मैं ये बोलूंगा कि भैया जब ये h हाइट ऊपर पहुंच जाएगी, सो दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये बात तो ठीक है सर जी। यदि मैं आपसे पूछता हूं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप क्या करोगे, तो भैया देखो मैंने बोला वही फोर्स ऑफ ग्रेविटी, डिस्टेंस और कॉस थीटा। जब मैं यहां पर ऐसे लिख रहा होता हूं तो मैं उस समय कैसे लिखता हूं, मैग्नीट्यूड वाइज लिखता हूं, तो मेरे पास आएगा mg, ये आएगा h, और ये आएगा cos 180 मतलब माइनस का 1।
तो ये मेरे पास आ गया माइनस का mgh। ये क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी। सर ये क्यों बता रहे हो आप? सर क्यों बता रहे हो आप? तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया इसको बताने का कुछ तो भी रीजन है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। वो क्या है सर जी? सर जी ये तो वर्क डन से मेरे को समझ में आया, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई h हाइट पर। भैया वर्क डन बाय ग्रेविटी का ये फंडा नहीं पकड़ में आया, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं भैया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, बराबर है? बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर देखो, यदि मैं ऐसा मान लूं, उस मानने से पहले जरा एक बात बता दूं, with the energy possessed by a body by virtue of its position above the surface of the earth is called as gravitational potential energy। इसका मतलब यह है कि हम लोग ग्राउंड को एक रेफरेंस लाइन मानते हैं। ग्राउंड इज कंसीडर्ड एज रेफरेंस लाइन। इसे हम लोग क्या मान के चलते हैं? एक रेफरेंस लाइन मान के चलते हैं, वेयर वी कैन अज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो अज्यूम कर सकते हैं। सर जी इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा देखो यहां पे आएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव का मतलब ये आ जाएगा, तो आपने लिख दिया माइनस का mgh बराबर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो भैया देखो ये आपकी इनिशियल पोजीशन है बॉडी की, और ये यहां पर आपकी फाइनल पोजीशन है जब आपका ये जो ब्लॉक है वो यहां पर पहुंच चुका है m मास का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां तो जीरो, यहां पर आपको निकालनी है, तो भैया माइनस माइनस कैंसलेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आ गई mgh। जो फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ के आए उसी फॉर्मूले को दो तीन तरीके से मैंने यहां पर करने की कोशिश करी है। देखो पहला वाला जो ब्लैक में लिखा है वो क्या है? ये क्या लिखा है? मैंने ये बोला है यहां पर, आपने लिखा होगा नहीं लिखा होगा मुझे नहीं मालूम, मैंने आपको एक डेफिनेशन दिखाई थी, आपको याद हो तो, कहां गया वो जब दिखा रहा था? देखो मैंने लिखा था कि वर्क इज डन whenever work is done to form a system, this work done becomes potential energy of the system, बराबर है? मतलब ये जो वर्क डन है यही आपका क्या बन जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी बन जा रहा है। तो मतलब यहां से भी तो मैंने यही बोला कि भैया दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू फॉर्म अ सिस्टम, सर सिस्टम कहां बन गया? तो देखो भैया एक सिस्टम बन गया ना, धरती के h हाइट के ऊपर में एक पार्टिकल रख दिया है, तो एक सिस्टम बन गया। तो टू फॉर्म अ सिस्टम, दिस वर्क डन इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू फॉर्म अ सिस्टम बिकम्स व्हाट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे भी कर लो, एक ही चीज को मैं बार बार घुमा के बता रहा हूं। अब यहां पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको मार्क करना है, लिखना है। वो क्या है? इस पूरी प्रोसेस के दरमियान यहां पर जो जी लिखा गया है, जिसे क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। भैया यहां पर ध्यान रखना है, जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट, जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट। सर इसका मतलब, जीभ कट चप गई, इसका मतलब यह है कि क्या सर आप यहां पर कह रहे हैं कि जी कांस्टेंट है थ्रू आउट, इसका मतलब यह है कि क्या जी वेरी कर सकता है? यस, जी वेरी करेगा ग्रेविटेशन चैप्टर में। इस चैप्टर में जी वेरी नहीं करेगा, तो वहां पर चीजें अलग बनेंगी। लेकिन यहां पर अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया जी क्या है? कांस्टेंट है थ्रू आउट। मतलब ये कैसे सवाल है? मतलब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, 10 मीटर ऊपर है, 50 मीटर ऊपर है, 20 मीटर ऊपर है धरती से, 100 मीटर ऊपर है, तो वहां तक आपकी क्या होती है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जी कांस्टेंट है, तो आप सीधा सीधा mgs लिख के काम बना सकते हैं। अब यहां से आगे हम लोग इसके एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आने लगेगा। वो क्या है? क्वेश्चन है, एक इंक्लाइन प्लेन पर 37 डिग्री के एंगल पर 10 kg के ब्लॉक को मैंने एक फोर्स लगा के यहां से 5 मीटर तक लेके गया, वो भी स्लोली। ध्यान से सवाल सुनिए। मैंने 10 kg के ब्लॉक पर एक फोर्स F लगाया, कितना लगाया वो दिया नहीं है, 37 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, इस पर मैं 5 मीटर सरका के लेके गया, तो आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट रीचेज एट टॉप,
इट रीचेज एट टॉप। कई लोगों को ये परेशानी होती है, सर आप है ना पूरा सवाल लिखा कीजिए, डायग्राम मत बनाया कीजिए। एक्चुअली क्या, उससे इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो इसलिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखो डायग्राम से ना बहुत सवाल कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि देखो, इसलिए क्या होता है, जो आपकी क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज दी हुई होती है ना, तो हमेशा उससे पहले डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश किया करो, जिससे आपको कॉन्सेप्चुअली धीरे धीरे जल्दी से चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, इस सवाल को यदि मैं वर्ड फॉर्म में देना चाहूं तो मैं कैसे दूंगा? अ ब्लॉक ऑफ मास, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is moved slowly on an inclined plane, on an inclined plane of length 5 meter and inclined at 37 degree by a force F, by a force F। उसके आगे ये सवाल, उसके आगे लाइन आ जाएगी, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट रीचेज एट टॉप, व्हेन इट रीचेज एट टॉप। देखो ये दोनों सवाल एक ही हैं, बस ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में लिखा है, वो डायग्राम बना के सिंपल कर दिया है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, तो यहां से आप देखोगे तो mgh निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी, mgh, mdh मत कर देना, 10 किलो, ये 10 और ये आ गया 5, तो आंसर आ गया 500 जूल। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। बोलो कितने लोगों का आ गया, कितने लोगों का आ गया, फटाफट बोलो कितने लोगों का आ गया। आधे लोग तो अभी इसी विचार विमर्श कर रहे हैं, सर ये कैसे निकाल दिया। अरे mgh 10 किलो का ब्लॉक है, 10 मीटर का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, और ये दे रखा है 5 मीटर, निकाल दिया 500। हो, इतना आसान है, इतना आसान है, गलत है ये। हे भगवान, सर क्यों गलत है? आपके हिसाब से तो सही लग रहा है। अरे भैया गलत है। गलती क्या है? डेफिनेशन पढ़ो फिर से, डेफिनेशन पढ़ो फिर से फटाफट। The energy possessed by a body by virtue of its position above the surface of earth, 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 basically height, basically height, basically height। सर एसिडिकली क्यों नहीं है? तुम लगा लो, मैंने थोड़ी रोका है भैया। ये 5 मीटर जो है ये लेंथ है, नॉट अ हाइट। तो हाइट कहां है? हाइट बंधु ये रही आपकी एच। बोलो ये कैसे निकालोगे? ये निकालनी है पहले। इसके कारण ये सवाल क्या हो गया? गलत हो गया, पूरा काट दो। गुस्से में देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है ना? गुस्से में नहीं देख रहा, मेरे को गुस्सा नहीं आता। टिंग 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 37 डिग्री, ये है 5 मीटर। तो यहां पे क्या लगेगा? साइन 37 लगेगा क्या? अरे भैया साइन 37 इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अरे भैया देखो थीटा के सामने अपोजिट, और यही आपको चाहिए एच, तो आप लिखोगे 3/5 बराबर h अपॉन 5। सो इट एम्प्लाइज h की वैल्यू आएगी कितनी? 3 मीटर। सो यहां से देखिए जीपीई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, m मतलब 10 kg, g का मतलब 10 और हाइट है 3 मीटर, मतलब आंसर आएगा 300 जूल। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? बोलो समझ में आई? अरे समझ में आई क्या? नहीं आई? आई कि नहीं आई? अरे आई ना? यस आई ना? बता कैसे?
इन सबको ये सवाल समझाना है। आगे फर्दर क्वेश्चन टू बी कंटिन्यूड। अबे मतलब वही सवाल है? अच्छा वही सवाल है। मैं बोला हाँ, सवाल ये है कि एक काम करो, इसको अभी नहीं लेता हूं। यदि अभी ले लिया तो फिर है ना कई लोग है ना बुरा मान जाएंगे, रहने दो। एक्चुअली मैं बता दूं सवाल क्या पूछने वाला था। सवाल ये पूछने वाला था कि क्वेश्चन ये है कि इफ द ब्लॉक इज रिलीज्ड, इफ द ब्लॉक इज रिलीज्ड, ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप, मतलब वहां पे जहां पे वो ब्लॉक पहुंच गया वहां से इसको मैंने छोड़ दिया, तो सवाल फिर से वही है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। तो बोलो कैसे करोगे? देखो होगा कुछ नहीं, आपको मालूम है ये जो ब्लॉक है ये है ऐसे ऐसे ऐसे, सरफेस स्मूथ है, 37 डिग्री है, ये 5 मीटर है, ये अभी आपको मालूम लग गया 3 मीटर है। तो भैया देखो ये यहां से छोड़ रहा है। अब क्या होगा ना, कई लोग सोचेंगे देखो इसकी वेलोसिटी सर जी देखो ये ऐसे आएगी, तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, जी साइन थीटा का एक्सेलरेशन आएगा, ये निकालना पड़ेगा। इनिशियली तो रेस्ट पर है। अरे बात समझ में आ रही है? तो इसके वेलोसिटी के भी तो 2 कंपोनेंट हैं, एक ऐसे वाला भी तो है और एक ऐसे वाला है। अरे बात समझ में आ रही है? तो जब इस जगह पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भैया देखो लगाओ इस पे। u बराबर है 0, v बराबर पूछा है, a कितना है g साइन थीटा है, सही है ना, और s बराबर 5 मीटर है। तो आप बोलोगे सर जी v स्क्वायर बराबर का u स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू एस। तो मैंने बोला ठीक है, v स्क्वायर बराबर g तो 0 है, 2 इंटू ए का मतलब है g साइन थीटा, और g साइन थीटा कितना आएगा, g मतलब 10 साइन 37, 3 मतलब 3 5 2 काटोगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो आपने लिख दिया 6 इंटू एस कितना है 5। तो भैया v स्क्वायर बराबर कितना है 5 दूना 10 और ये 60 मीटर। अरे बात समझ में आ गई? अब बोलो आपसे क्या पूछा था, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? तो भैया काइनेटिक एनर्जी है आपकी हाफ mv स्क्वायर। तो आपने लिख दिया हाफ इंटू ब्लॉक है 10 kg का, और v कितना है, v स्क्वायर है 60, तो काटोगे तो 2 से कटेगा 30 बार, सही है ना। तो ये आ गई 300 जूल। पता है मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया वैसे देखा जाए तो, हालांकि इसको आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या है ना, आगे चल के आप एनर्जी कंजर्वेशन सीखोगे, जिसमें क्या होता है यदि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस होते तो एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं इसको समझा देता हूं। देखो यहां पर आपका ब्लॉक था, रेस्ट पर था, यहां से मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको सरका के यहां पे लेके, यहां पे जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई। पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करके आंसर कितना आया है, 300 जूल आया है, यस और नो। अब देखो जब ये ब्लॉक यहां पर पहुंच चुका है तो इसके पास कितनी एनर्जी थी, तो इसके पास थी 300 जूल की एनर्जी, जो कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी हुआ कर रही थी, बराबर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जब ये वापस इस जगह पर पहुंचा है तो इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई। क्यों पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई? क्योंकि ग्राउंड पर आ गया। और इस समय जब आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली तो देखो कितनी आई है, 300 जूल आई है कि नहीं आई है। मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी यहां पर, वो यहां पर वापस क्या बन गई है, काइनेटिक एनर्जी बन गई है। तो यही एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल है। जब आप आगे पढ़ोगे तो लगाओगे कि भैया जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। ठीक है, सो ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीजें मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश करी है। बाकी मैं इसमें और भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कुछ भी 1-2 सवाल और हैं, जैसे मैं आपको बता दूं चेन मेन वाले सवाल होते हैं। जैसे मान के चलो चेन वाला करवाऊंगी, रहने दूं अभी के लिए, रहने देता हूं। बेसिकली क्या आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगी। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आज का टॉपिक यहां पे खत्म कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। कहां से शुरू किया था मैंने, एनर्जी से शुरू किया था। एनर्जी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू द वर्क। जब भी कभी किसी बॉडी पर काम किया जाता है तो इट गेन्स एनर्जी। एनर्जी में आपको मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 2 पढ़नी है। पहले हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी से शुरू किया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भैया, एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। इसकी मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने डेरिवेशन निकाला, फॉर्मूला आपका हाफ mv स्क्वायर होता है। फॉर्मूला याद रखना है आपको, डेरिवेशन लिखने तो जाना नहीं है कहीं पे। काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज
पॉजिटिव। दूसरी बात ये है कि भैया यहां पर ये तो खैर मीनिंग समझाया, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सवाल भी करवाया है मैंने। लेकिन उससे पहले देखो एकदम सिंपल सा सवाल करवाया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक सवाल लिया जो मैंने काइनेटिक एनर्जी निकलवाई 2 सेकंड पे वगैरह वगैरह ऐसी चीजें करवाई। आगे बढ़ा तो मैंने मोशन इन अ प्लेन का एक सवाल लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, नहीं भी लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं आराम से आप बता सकते थे। बस इसमें क्या है कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का रिवीजन हो गया। कितने लोग, एक बात बताओ, रेंज का फॉर्मूला बताओ फटाफट से। रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर, मेरे साथ साथ रिवाइज करते चलो। रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको और किस फॉर्म से लिखा जा सकता है, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। और किस फॉर्म से लिखा जा सकता है, 2 ux uy अपॉन जी, बराबर है। 3 फॉर्म है जो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जिसे हम लोग uy का स्क्वायर अपॉन 2g कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u sin थीटा अपॉन जी। एसेंट टाइम का फॉर्मूला क्या है, u sin थीटा अपॉन जी। डिसेंट टाइम का फॉर्मूला क्या है, u sin थीटा अपॉन जी। दोनों एसेंट टाइम और डिसेंट टाइम क्या होते हैं, सेम होते हैं, बराबर है। ये बेसिक फॉर्मूले 3 तो आनी चाहिए कम से कम। और चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसी में ही चला जाएगा। फिर उसमें मैंने आगे बढ़ा, यहाँ पे फिर एक और सवाल करवाया, वही से सेम सवाल था रिलेटेड। इसमें मैंने क्या बताया आपको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का चिंकी मिंकी को खड़ा कर दिया वापस से। चिंकी मिंकी हमारे एग्जांपल देने के लिए बहुत अच्छी काम करती है रिलेटिव मोशन के जब एग्जांपल होते हैं। चिंकी की रिस्पेक्ट निकाली, मिंकी की रिस्पेक्ट निकाली, दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। फिर से एक सवाल और बताया मैंने, हालांकि वो सवाल का डेटा ऐसा बन गया कि वो वापस से सेम सवाल बन गया, वो एक अलग बात है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे बात करें। पोटेंशियल एनर्जी में क्या, पोजीशन और कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन मतलब शेप साइज वगैरह होती है, आगे चल के सीखेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर में एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सिस्टम भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। और जब कभी भी कोई हम लोग काम करते हैं टू फॉर्म अ सिस्टम, तो वो जो वर्क डन किया होता है वो उस सिस्टम की क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। और उसके बाद हम लोगों ने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाया, तो यहां से रिलेट किया कि भैया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कहते हैं। ध्यान रखना इस चीजों को, क्योंकि ये क्या है, वर्क और एनर्जी का रिलेशन है। उसके बाद में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करी, यहां पर मैंने बोला अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ पर जो पोजीशन होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो जो उसके कारण उसकी जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक रेफरेंस लाइन की बात करी, भैया ग्राउंड पे जनरली जीरो मानते हैं, लेकिन आगे चल के जब हम सवाल करेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में या इसी चैप्टर में भी आगे, तो हम कहीं पे भी जीरो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कहीं पे एक जगह जीरो मान लिया तो उसी को थ्रू आउट द जर्नी जीरो मानना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ वो फॉर्मूला लगा के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकलवाया, mgh ये फॉर्मूला आता है। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट की भैया जी जो है आपका कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन। आगे फिर एक सवाल करवाया, फिर मैंने यहाँ से आपको बस ये सवाल करवा के आपको बता दिया कि भैया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एनर्जी कंजर्वेशन में आगे काम आने वाला है। लेकिन ये एक बेसिक चीज थी जो आपको आनी चाहिए, बेसिक थी एकदम से। क्लियर है, आर यू श्योर इनफ? यदि श्योर हैं तो भैया हम लोग आगे आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त कर लेते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए